Hello बच्चों, let's read the question. The question says Ramesh was not in class when this chapter was being taught. He came the next day and repeated what he had heard from his father. Can you tell Ramesh what is wrong with these statements? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिस दिन ये चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा था, रमेश क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं था. रमेश क्लास में नेक्स्ट डे आता है और कुछ स्टेटमेंट रिपीट करता है जो उसके फादर ने उससे कहे हैं. आपको ये बताना है कि रमेश ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या वो स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वुमन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम टू, कि वुमेन्स हमेशा उस तरीके से वोट करती हैं, उस कैंडिडेट को ही वोट करती हैं जहां उन्हें मेल्स वोट देने को कहते हैं. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग देम राइट टू वोट? तो उन्हें राइट टू वोट या वोट देने का अधिकार देने का कोई पॉइंट ही नहीं है जब वो उसी कैंडिडेट को और उसी पार्टी को वोट कर रही है जहां पर उन्हें मेल्स कह रहे हैं. इसका आंसर है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है. बिकॉज द पॉलिसी ऑफ सीक्रेट बैलेट, देखिए अब यहां पर इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड होगा और इस आंसर का भी जो कीवर्ड होगा वो यहां पर होगा सीक्रेट बैलेट. द पॉलिसी ऑफ सीक्रेट बैलेट इंश्योर्स दैट एन इंडिविजुअल कैन वोट फॉर हुएवर ही वांट. यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर जो पॉलिसी है सीक्रेट बैलेट की, सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन इंडिया में वोट डालने जाता है तो वो एक सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू वोट डालता है, एक सिक्योर सिस्टम के थ्रू वोट डालता है, और उस पर्सन ने किस पार्टी को वोट दिया है या किस कैंडिडेट को वोट दिया है ये किसी को भी पता नहीं लग सकता है, और इसी सिस्टम को सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है. सो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि वो किसे वोट दे रहे हैं, कोई पर्सन किसे वोट देना चाहता है, किस पार्टी को वोट दे रहा है, ये कोई किसी को पता नहीं लगता है. तो वुमेन्स जिस भी कैंडिडेट को चाहें उस कैंडिडेट को वोट दे सकती हैं. एंड वुमेन आर केपेबल इनफ टू टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, और वुमेन्स केपेबल हैं, पूरी तरीके से सक्षम है पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए. बिकॉज वुमेन्स हम आज देखते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स आज पॉलिटिकली भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो हमारे देश की वुमेन्स केपेबल हैं पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए कि किस पार्टी को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है, इस डिसीजन को लेने के लिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट टेंशन इन सोसाइटी, इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कंसेंस नॉट बाय कॉम्पिटिशन. यहां पर ये कहा जा रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स टेंशन क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, तो जो इलेक्शन है उसे कंसेंस से डिसाइड कर लेना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंस से डिसाइड कर लेना चाहिए, नॉट बाय कंपटीशन. इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग पार्टीज है जो इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है, जो चुनाव के अंदर खड़ी होती है, वो आपस में कंपटीशन ना करे, वोटिंग ना करे, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले कि चलिए एक बार आप सरकार चला लीजिए, एक बार हम सरकार चला लेंगे, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिक्स होता है जिसके थ्रू सोसाइटी में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है, वो टेंशन क्रिएट ना हो. अब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? कंपटीशन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड एन इलेक्शन हैज टू बी डिसाइडेड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इलेक्शंस होते हैं वो भी डिसाइड किए जाने चाहिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर वो डेमोक्रेसी है तो वो इसीलिए क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं. अगर दो पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बन जाएगी कि हाँ एक बार हम बन जाते हैं, एक बार आप बन जाइए, तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर नहीं है. इसके आगे कंपटीशन इन इलेक्शन इंश्योर्स दैट कैंडिडेट्स वर्क हार्ड फॉर सोसाइटी, और कंपटीशन ये सबसे ज्यादा इंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट्स चुनाव के अंदर पार्टी के लिए, पार्टी के थ्रू खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, वो कैंडिडेट सोसाइटी के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे. क्योंकि अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे. अगर वो जीत जाते हैं उसके बाद भी वो काम नहीं करते हैं ठीक से सोसाइटी के लिए, तो नेक्स्ट टाइम पे सोसाइटी उन्हें वोट नहीं देगी. सो दैट्स व्हाई उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए सोसाइटी का इलेक्शंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शंस को डिसाइड नहीं किया जा सकता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है. थर्ड स्टेटमेंट सेज ओनली ग्रेजुएट्स शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, कि सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएट्स होते हैं, दैट मींस जो एजुकेटेड है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं को इलेक्शन के अंदर खड़े होने का या इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए. अब देखिए ये स्टेटमेंट भी टोटली रॉन्ग है. व्हाई? एजुकेशन एंड बीइंग अ ग्रेजुएट इज नॉट इंश्योर अ पर्सन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी. के सिर्फ ग्रेजुएट बन जाना, सिर्फ बीइंग ग्रेजुएट हो जाना या सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाना, ये इस चीज को इंश्योर नहीं कर लेता है कि कोई पर्सन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, कि कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ग्राउंड लेवल पर इश्यूज हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती कि कोई पर्सन अगर ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, तभी वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा. बिकॉज अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है
कोई पर्सन ग्रेजुएट नहीं ही भी है तो भी अगर वो लोगों के बीच रहा है, लोगों की प्रॉब्लम को समझता है, तो वो भी सोसाइटी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लायक बन जाता है और सरकार के अंदर आने के लायक यहां पर बन जाता है। बिकॉज कभी भी एजुकेशन जो है वो इस चीज की गारंटी नहीं देगी कि वो पर्सन सामने वाले पर्सन की या सोसाइटी की प्रॉब्लम को समझ सकता है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी यहां पर रॉन्ग हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।